अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 लाइव। रादिया खान और ज़ोहेब हसन आपके सामने होते हैं और मंडे में एनर्जी हमारी कुछ ज्यादा ही स्पेशल होती है क्योंकि फ्राइडे के बाद हमें ब्रेक मिल गया होता है, लेकिन अभी हमें कॉफी नहीं मिली। हमारी क्यों नहीं मिली है? मैं कॉफी पी चुकी हूँ। हाँ जी, अभी सेकंड अभी जो है वो आ रही है कॉफी। लेकिन मैं बताऊँ, इतनी सारी न्यूज, इतना कुछ हो रहा होता है वीकेंड पे कि मंडे को ना ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताएं क्या ना बताएं। सो मच हैज बीन हैपनिंग। और स्टार्ट आपके से एक बात, सैटरडे को जो होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार अब संडे हमारा शो नहीं है तो ये खबर भी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, है ना। अक्सर जो संडे, मैं ये सोचता हूँ यार संडे को हो जाए ताकि हम मंडे को उसको आगे करें। नहीं, हम कोई बात नहीं, लोग हमारा इंतजार करते हैं क्योंकि हम जिस तरह खबरें बताते हैं वो अंदाज जरा डिफरेंट है। तो आप स्टार्ट करें टॉप स्टोरी से। भाई टॉप स्टोरी ये है कि बॉन्डाई बीच पर जो फायरिंग का वाकया पेश आया उसकी हम बात करेंगे और उसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। अब मजीद उन्होंने गिरफ्तारियां रोक दी हैं और जो 2 लोग थे इसमें इन्वॉल्व, उससे मुताल्लिक बताया जा रहा है कि एक जो जख्मी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक और शख्स थे जो कि मुस्लिम ही है और उन्होंने जिस तरीके से हीरो है और मुझे इतनी खुशी हुई कि ही इज अ मुस्लिम। तो वो जो एक परसेप्शन इस्लामोफोबिया, उसको देखें कैसे तोड़ते हैं उस परसेप्शन को, और जान पे खेल के गोली खा के कितने लोगों की जान बचाई बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर हम कुछ अफगान तालिबान की ये जो बगराम एयर बेस पर वो दिखा रहे हैं कि हमारे टैंक्स हैं और ये सारी चीजें हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट आई है, अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट शाया की। उन्होंने कहा कि ये नाकारा चीजें हैं सारी। अच्छा। हाँ, जिनको सिर्फ डिस्प्ले किया गया है, उन पे कलर वगैरह करके। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास देखें एम्यूनेशन कितना है। हमारा आर्ट्स हमारा जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें सब चीज सारे वेपन्स हैं। मजे की बात है, लेकिन अमेरिका ये जरीदा कह रहा है कि नहीं है। अमेरिका ने किया कि भाई क्या आप स्टिकर लगा के पुरानी चीज नहीं हो जाती है, पेंट करके उस पे क्या होता है, रंगो रोगन करके। आपको क्या लगता है कि नया, मतलब इंडिया का इतना बड़ा दिल नहीं है कि आपको जो है नए नए टैंक सब भी लाके दे दें फौरन। वो आपको पेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बट नॉट रियल। तो ये कि ऊपर से जब एरियल शॉट लिया जाता है ना तो लगता है कि जैसे बहुत यहाँ पर कोई मशक़ें हो रही है। तो इसकी हमने बात करनी है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे सुल्तान गोल्डन, हमारे स्टंटमैन, और हम सब जानते हैं उनको। और 80s में 90s में ये नाम है सुल्तान गोल्डन, एक नाम है। तो खैर उन्होंने रिवर्स गाड़ी चला के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 57 सेकंड्स में 1 माइल उन्होंने किया है और इससे पहले 2022 में रिकॉर्ड था 1 मिनट कुछ सेकंड्स प्लस का। तो सोचिए, तो बिल्कुल उसको हाफ करके एट दिस एज माशाल्लाह स्टिल इन बेस्ट फॉर्म। इनसे हम खुद बात करेंगे, सुल्तान गोल्डन हमारे साथ हमारे शो पे होंगे। फिर मैट ऑफिस की एडवाइजरी है, उसके बारे में बताएंगे कि मौसम कैसा होने जा रहा है। फिर हम जनाब बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और ये सर्दी के, अच्छा ये वाला सर्दी वाला तो गुजर गया, मैच भी मैच का। अच्छा, तो ये पाकिस्तान खास खबर नहीं है। पाकिस्तान अंडर 19 को शिकस्त दे दिया और उसके साथ साथ PSL की भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, तो उसकी भी हमने बात करेंगे। न्यूयॉर्क में रूनुमाई हुई ट्रॉफी की। तो जो एनालिस्ट हैं याहिया, हम याहिया भाई से बात करेंगे और उनका अपना एक अंदाज है। और साथ में उनसे बात करेंगे अबाउट मेसीज मेस ऑल्सो। इंडिया में जो अभी टूर हो रहा था मेसी का, वो ये एक मेस बन गया है बहुत बड़ा, और जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो जेल में है अब। और आप सोचें, लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया में इससे बड़ा स्कैम जो है लोगों के साथ कभी नहीं हुआ कि 12-12 हजार का टिकट लेके, इतने हजारों के टिकट लेके गए, मेसी उनको नजर नहीं आया। जो VIPs थे उन्होंने पकड़ लिया मेसी को। 20 मिनट वो टोटल सामने रहा है और उसके बाद लोगों ने, शायकीन ऑडियंस ने जो तोड़े हैं वहां की कुर्सियां, बेंचेस, होर्डिंग्स, कंप्लीट मेस बना मेसी का टूर इन इंडिया। हम तो आपको बाद में डिटेल और देंगे। फिर सवाल यार पिया और क्या है, हाँ यासिर हमारे साथ होंगे, यासिर नवाज शो पे। अब भाई जबरदस्त एक्टर, डायरेक्टर एंड व्हाट अ वंडरफुल हस्बैंड भी, क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे यासिर से आज। क्या कहें, सेठ दाऊद या मूसा, समझ गए आप जी। यासिर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया पेश आया है और ये थोड़ा अफगान तालिबान से मुतालिक भी जो ये खबर आई है, इसकी हमने बात करनी है। अच्छा, दोनों ही मामला है ज़ाहिर है। एक तो ये बगराम एयरबेस का मामला कि हम ये कहते हैं कि US लेना जा रहा है इसे, और कोशिश है US की कि दोबारा से अपनी बेसिस यहाँ पर बनाई जाए। तो दूसरी तरफ ये जो खबर है और ये तालिबान की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसे हम तैयार हैं, हम किसी को भी फॉरेन ऑक्यूपेशन अब बर्दाश्त नहीं करने के लिए या हमला सहने के लिए, क्या किस चीज के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया है फैज रहमान साहब ने, जो कि US से उन्होंने ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट है। फैज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
Yes, good morning and good evening, I guess. From गुड इवनिंग यस बिल्कुल Good बिल्कुल evening for ऐसे you. बिल्कुल ऐसे Thank you, Zohaib. Sir, And sir, Nadia, it's always good to be on your show, on Thank your you. great show, actually. Yeah. Thank you so much. जी. अच्छा फैज मुझे बताएं कि ये क्या है ये जो यानी अफगानिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि भाई हम तैयार हैं फॉरेन ऑक्यूपेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं बिल्कुल नाकारा है ये सारी चीजें आज तक जो खड़ा है। Yes, Zohaib, basically ये इनका जिक्र इस तरह से करना basically it's an insult to our intelligence. You know, ये जाहिर है कि दुनिया जानती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और मतलब मैं कोई खुदा न खास्ता मजाक उड़ाते हुए नहीं कह रहा हूँ कि हकीकत जो है ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अफगानिस्तान अभी बहुत से मामलात में बहुत पीछे है मतलब सिर्फ कई बरस नहीं बल्कि कई सदियों तक वो अभी दुनिया से बहुत से मामलात में पीछे हैं और उसमें अवाम का ज़ाहिर एक आम अफगान का कसूर नहीं है वहाँ के स्ट्रक्चर का वहाँ के निज़ाम का वहाँ के हुक्मरानों का ये कसूर रहा है कि वो हमेशा से पीछे रहे हैं इस दौड़ में तो मैं नहीं समझता कि उनके पास ये कैपेसिटी है कि अमेरिका का स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक असला हो सकता है वहाँ उसको न सिर्फ ये कि वो रिपेयर कर सकें अमेरिका की मदद के बग़ैर अमेरिकन टेक्नोलॉजी को समझे बगैर और फिर न सिर्फ ये कि उसको रिपेयर कर सकें बल्कि फिर उसको इस्तेमाल भी करने की उनमें सलाहियत हो तो ये तमाम चीज़ें जो जैसे कि ख़ुद आपने अभी जिक्र किया इसमें अपने इंट्रो में कि कुछ एडअप होती नहीं है चीज़ें को समझ में नहीं आती कि ऐसा हो सकता है हाँ अलबत्ता उनके पास एक तालिबान के पास खुसूसन एक ब्लैक मेलिंग का एक कार्ड ज़रूर हाथ आ गया है और वो उन्होंने ज़ाहिर है कि अमेरिकन को भी ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि एक 7-8 बिलियन डॉलर्स का माल वहाँ वो छोड़ के गए और इसमें ज़ाहिर है कि अमेरिकन की बहुत बड़ी नालायकी और नाअहली का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन जो ओवरऑल जो एक चीज़ें अफगान तालिबान की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही हैं वहाँ की जो एक रजीम की जानिब से मैं नहीं समझता कि उसमें कोई हकीकत है और अब तो जाहिर है कि ये बात खुद जो अमेरिकन इदारे में जो बात आई है वो भी साबित हो चुकी है। अच्छा फैज ये थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके चलेंगे कि अफगानिस्तान चाह क्या रहा था उन्होंने ये वीडियोस पिक्चर्स कैसे रिलीज की प्लान क्या था और उसके बाद यूएस को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि जो उन्होंने एक्सपोज किया उनको देखिए नेक्सस नादिया देखिए नेक्सस आपको नज़र आ रहा है उसमें अगेन ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई इंकिशाफ नहीं है हम जानते हैं ये किस तरह से आला तरीन सतह के लोग इंडिया गए और वहाँ जाके उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई बहुत सी बातें उन्होंने पब्लिकली कहीं जो कि नाजिबा बातें थी खुसूसन उनके अपने नेबर और एक ऐसा नेबर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसने उनका हर मामले पर साथ दिया है उन्होंने पब्लिकली बहुत सी ऐसी बातें की और इसके अलावा ज़ाहिर अंदरून खाना जो बातें हुई हैं और जो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन वो एक बहरहाल है कि जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो वहाँ ख़ुद इंडिया का इस वक्त जो स्ट्रक्चर जो एक निज़ाम हुकूमत है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से जो है रुस्वा किया जाए या एम्बैरस किया जाए और फिर ज़ाहिर है कि जो एक नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तो उनके देखिए ना बड़े बड़े जो हाईएस्ट लेवल के जो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने तक अब कह दिया है कि हाँ जी पाकिस्तान ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। बगराम एयरबेस की हम अगर बात करें तो ये तो हमने पहले भी अमेरिकन थिंक टैंक्स में बात हुई है ना कि हम दोबारा से यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि आ जाएं तो क्या वो अपनी स्ट्रेंथ वहाँ दिखाना चाहते थे यूएस को मे बी ये भी एक हो ना एक नियत के हम दिखाएं यूएस को कि जी ये तो हमारी बेस है और हम तो इस पे फुली हम कंट्रोल है हमारा यूएस चाहता है वैसे बगराम में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की उन्होंने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। देखिए नादिया ज़ोहैब जो आपकी दो बात इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि यूएस नहीं चाहता ये ट्रम्प साहब चाहते हैं और ट्रम्प के कान में किसी ने डाल दी है और उसको अब ज़ाहिर है कि चूँकि प्रेसिडेंट कह रहा है तो उसको आप यूएस पॉलिसी के तौर पर लेकिन यूएस पॉलिसी इतनी आसानी से नहीं बनती बहुत नीचे से किसी थिंक टैंक से और किसी एक छोटे से इदारे से ये चीज़ शुरू होती है फिर हाईएस्ट लेवल पर जाके बाकायदा उसकी पॉलिसी बनती है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक गैर सोचा समझा उनके जहनों में ख्याल डाला गया और वो उन्होंने ये बातें कहना शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल किसी भी लेवल पर ये एक प्रैक्टिकल एक प्रपोजल है कि उनको बगराम बेस वापस मिल जाएगा। उसके लिए उनको फिर दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे जब तक। देखिए कैंप है, आपका बेस है,
बेस में क्या करेंगे? आप सिर्फ ड्रोन्स ला के रखेंगे और मशीनों से उड़वाना शुरू करेंगे, और वहाँ की सिक्योरिटी का क्या, कुछ ना कुछ लोगों को तो ला के रखना पड़ेगा। और इस वक्त अमेरिका में हरगिज इस किस्म का मूड नहीं है। और फिर आपने देखा कि जो अभी सीरिया में जो 2 फौजी मारे गए हैं, यंग लड़के आयोवा के, तो उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका में इस किस्म की कोई भी एपेटाइट है कि वो दोबारा कहीं किसी मुल्क में। लेकिन आपको लगता है कि इस रीजन को ऐसे छोड़ देगा यूएस? स्ट्रेटेजिक डेप्थ और वो हॉट वाटर्स तक पहुंच, यानी देखे ना चाइना और रशिया, हाँ ये तो है ना वैसा। नहीं ज़ुहैब आपकी बात सही है, देखिए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है ना, वो छोड़ेंगे। देखिए उसके लिए अब तो एक नई, अब देखिए अभी मैंने जो आपको हवाला दिया, एक रिटायर्ड आर्मी जो ऑफिसर, उसके हाईएस्ट चीफ ऑफ स्टाफ के गालिबन 4 स्टार जनरल भारती, उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक ने अपनी बॉर्डर्स क्रॉस किए बगैर ये जंग लड़ी और पाकिस्तान ने उसमें बरतरी हासिल की। यानी एक नई वॉरफेयर है, उसके लिए अब आपको जरूरत नहीं है कि वहां मौजूद होना जरूरी है, उसके लिए आपको बेसिस चाहिए। देखिए 11 इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 11 अमेरिका के पास, और न्यूक्लियर उसकी वो ऑपरेटेड वो कैरियर्स हैं। तो वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि बाकायदा इतने बड़े बड़े बेस जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ मेंटेन करने पे वहाँ लगें और कई जानों का ख़तरा हो। वहाँ जब फौजी दोबारा जाएंगे अमेरिकन, तो वो दे वर बी लाइक सिटिंग डक्स। उनको उस तरह का जो कौन पूरी सिक्योरिटी, स्पेशली एक हॉस्टाइल रिजिम जो कि वहाँ मौजूद हो और हालात पूरी रीजन के इस तरह से हों, तो वो अमेरिका के लिए तो एक बड़े ही ख़तरनाक एक प्रपोजल है। उस पर फिर बाद में बाकायदा ये कोई और मज़ीद इस पर पेशरफ्त नहीं हुई है बाय द वे। लेकिन ज़ाहिर है अफगान तालिबान, अभी देखिए अमेरिका अभी भी अफगान इन तालिबान की हुकूमत को 44 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर हर महीने देता है। ये भी तो क्या हकीकत है ना, उनकी जो लाइफ लाइन है वो भी तो यहीं से चल रही है। और अब ये एक अजीबोगरीब एक सेटअप है, अरेंजमेंट है, लेकिन बहरहाल है। और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से असलहा जो छोड़ा गया है, क्या कुछ अनासिर ऐसे थे अमेरिकन गवर्नमेंट में और यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट में जो ये चाहते थे कि वो असलहा वहाँ छोड़ के जाए और जरा इस रीजन में जब जा रहे थे ना तो सही तरह सफाई करके जानी चाहिए थी, इसलिए नहीं वो रीजन को इतना वो स्टेबल नहीं होने देना चाहता। आप सही कह रहे हैं, जाएं सफाई करके जाएं ताकि फिर ये आगे जो है ना ये उसको इस्तेमाल ना करें। बाइडेन साहब इतने भी भोले बादशाह नहीं थे, वो उनकी पूरी उम्र 45-50 साल उन्होंने यहाँ के हुकूमती स्ट्रक्चर का, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो ये कहना है कि उन्होंने एब्रप्ट एक विड्रॉल किया और भाग के आ गए, ये ऐसा नहीं है। इतने भोले अमेरिकन नहीं है, गलत नालायक जरूर हैं लेकिन भोले नहीं है। भोले नहीं है, सही बात है। कितना डिफरेंस है वैसे नालायक और भूला, मिलते जुलते हुए, इसमें फर्क क्या है फैज? ये तो मुझे ये किसी एक उर्दू के किसी प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा। सही बात है, बात तो एक जैसी लग रही है। नहीं लेकिन जो तारीख ये बताती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक भोला आदमी हूँ लेकिन नालायक नहीं हूँ। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छी बात लिख भी सकता हूँ, लेकिन एक बोला, देखिए बोला कुदरती तौर पे होते हैं आप, नलायकी जो है वो आपके अपनी हरकतों का नतीजा है। बिल्कुल, है ना, समझ गए। और उस नालायक में आपका ब्रॉट अप भी हो सकता है, आपकी अपनी जो काहिली, सुस्ती, आसपास के लोग, सारी आसपास का इन्फ्लुएंस, गलत, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसर का काम हमें यही कर दिया। और अच्छा है कि आपने सवाल किया नादिया, लोगों को आपने एक नया एक मवाजना करने का एक मौका दे दिया कि आपको नालायकी में और भोलेपन में क्या फर्क है। नहीं तो बिल्कुल भी भोले नहीं है, तो हमें पता है कि उनके क्या उनके अज़ाइम है और क्या मकासद है। ये रीजन वो ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ चाइना पावर है, रशिया के साथ मिलकर अगर कुछ हो जाता है, ईरान है, तो ऐसे नहीं हो सकता। यूएस बड़ी नजर रखे हुए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया ना, बात ही नहीं कहीं और गई। हाँ बिल्कुल। कि एक्सक्यूज मी, अच्छा ये दूसरा वाकया नाती है, जरा इसकी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का शूटिंग का, बिल्कुल उस पे भी हम बात करेंगे। 16 लोगों की जानें चली गई और ये मतलब 2 कह रहे हैं कि बाप और बेटा इसमें। तो ये एक वाकया आप समझ रहे हैं इसको सिर्फ फेनेटिसिज्म समझ रहे हैं, या इसके पीछे कहीं ना कहीं इसको बाप और बेटा ये आइडेंटिफाई हुआ कि कहां से उनका ताल्लुक है? देखिए अब तक खुल के नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो नाम वगैरह जो सोशल मीडिया पे सामने आए हैं वो जाहिर है कि उससे लगता तो ये है कि पहली बात तो ये तो तय है कि वो मुसलमान है। लेकिन उनकी असल नेशनैलिटी क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल भी हो सकते हैं क्योंकि ये
वो उनका ओरिजिन कहीं और भी हो, लेकिन वो एक ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट ही हैं। इस वक्त जो 50 साल शख्स जो कि बाप था, वो 10 साल से तो उसके पास ये बाकायदा लीगल लाइसेंस है। जी जी। तो वो खुद शख्स जो है वो उसने एक अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा इसी ऑस्ट्रेलियन माशरे में गुजारा है और वो वहाँ की प्रोडक्ट है। अब देखिए, मैं यहाँ एक इतने अरसे से रह रहा हूँ, दहाइयों से रह रहा हूँ, और मैं अगर कुछ गलत काम करूँ और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर चला जाए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैं खुद एक अमेरिकन प्रोडक्ट का, एक अमेरिकन ब्रॉटअप लेकिन और ये जो तकरीब थी वहां पर इसे लग रहा है ना कि सीरिया और ये यमन या फिर ये पैलेस्टाइन से कोई ताल्लुक हो सकता है। देखिए ज़ोहैब, बात यह है कि देखिए अब दुनिया बदल चुकी है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पावर्स हैं, जो आज से 10 साल 20 साल 15 साल पहले जो जुल्म करके आप लोगों को दबा लेते थे, अब ये लोन वोल्व्स हैं, यानी लोग हैं जो अपने तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और ज़ाहिर है कि अब इस वक्त मौका ये आ गया है, दुनिया इस नहज पे पहुंच चुकी है कि एक 2-3 लोग, बल्कि एक वाहिद शख्स पूरी दुनिया के अमन को तहवाबाला कर सकता है। और ये जो वाक़या हुआ है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, इसके बड़े ही इंतहाई मुज़मरात इसमें शामिल हैं। खुसूसन वो मुसलमान, हम जैसे लोग जो कि एक अरसे से मगरबी ममालिक में रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ पाल रहे हैं, एक कारोबार हैं, जॉब्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक सानिया है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया पर इसका बहुत असर होगा। सिर्फ अगेन मेरी दुआ यही थी जब हमने सुना था कि अल्लाह करे कि उसमें कोई मुसलमान का हाथ शामिल ना हो, लेकिन आप ये देखिए फिर एट द सेम टाइम एक जो हीरो भी तो मुसलमान ही निकला, बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो जो बचाने वाला है और जिसने वो वाक़तन हीरो, आप कोई एक अमेरिकन तो समझ भी नहीं सकता उसको कि कोई एक जिसके हाथ में एक एक्टिव गन है, एक्टिव शूटर है, और उसके पीछे से जाके कोई शख्स अपने उसको दबोच ले इसलिए कि उसको गलत काम समझता है। तो कम से कम एक हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग यही है। लेकिन ये एक सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है, हम सबको इसकी मजम्मत करना चाहिए। इसके रिपरकशंस भी ज़ाहिर हो सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन। तो जी बहुत शुक्रिया फैज़ल रहमान। व्हाइल द इन्वेस्टिगेशन इज हैपनिंग, इजराइल ने अपने पेपर्स में तो पूरा रिवील ही कर दिया ना अपनी ही तरफ से, जिसको बाद में फेक बताया गया, जिस पे वो किस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे। तो ये बड़ी गलत बात है कि जब अब इजराइल का जो रोल और इंडिया साथ में मिलके कोई भी चीज़ कहीं होती है जी, पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर उन्होंने किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर लगाना है। तो ये चल ही रही है शरपसंदी, और ये कि मीडिया के थ्रू जो है अपने दुश्मन जो मुल्क हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, नैरेटिव, प्रोपेगेंडा। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू सी, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू हेयर ऑन सोशल मीडिया। और ये वाकया एक नहीं हो सकता है, इसमें ये रिएक्शन भी हो सकता है किसी बात का जी। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपको सर्दी लग रही है तो सही लग रही है, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। हाँ, सर्दी बढ़ गई है, और अभी बताएंगे मौसम का अहवाल भी आपको बताएंगे क्यों बढ़ गई है सर्दी और कितनी और बढ़ेगी सर्दी। जी जी, थोड़ी देर में। अच्छा जी, अभी हम पाकिस्तान के एक अचीवर, पाकिस्तान के स्टार सुल्तान गोल्डन, जिन्होंने नए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और 2022 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था रिवर्स गाड़ चलाने का, 1 मिनट से ज्यादा, तकरीबन 1.5 मिनट में 1 माइल किया था, वो जो रिकॉर्ड बना था, इन्होंने 57 सेकंड्स में कर दिया वो काम। वाह, 1 मील रिवर्स गाड़ी चलाई है। ठीक है, तो कोयटा में ये हुआ है जनाब, DHA कोयटा में। और उसके बाद जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए तो वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इनको 5 करोड़ का इनाम जो है देने का ऐलान भी किया। सुल्तान गोल्डन भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुल्तान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये कैसे बात है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सुल्तान गोल्डन भाई, जबरदस्ती आपने कैसे सोचा ये भी रिकॉर्ड बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे की, कितनी तैयारी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो काफी अरसे से हो रही थी। मेरे पहले दुनिया का, ये मैं थोड़ा सा वजाहत यहाँ पे करूँ, मैं दुनिया के पहले शख्स मैं हूँ जिन्होंने रिवर्स जंप मुतरारफ कराया था। ठीक है, ये मैंने जो है 1995 में फैसलाबाद में मैंने पहले दुनिया का सबसे जो खतरनाक जंप है रिवर्स जंप, वो मैंने मुतारुफ कराया।
तो फिर उसके बाद चूंकि हमने गिनीज बुक को भेजा नहीं, मैं तबलीग में चला गया, तो उसके बाद एक बर्निंग कार भी मैंने उसी वक्त 1995 में रिकॉर्ड बनाई थी। तो अब ये है कि ये जो रिकॉर्ड 2 बने हैं उसका वजाहत चाहते हैं तो मैं उसका तफसील जी आपको बिल्कुल बता बताएं जी, ना, जी, यही तो बिल्कुल, पूछ रहे हैं बिल्कुल बहुत अब ये एक जो amazing रिकॉर्ड लग था रहा है। जिसका नाम है फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव, ये एक अमेरिकन ने 2022 में 1 मिनट 15 सेकंड अशारिया 18 में बनाई थी। 1 मील जिसका फासला जो है तकरीबन 1.16 किलोमीटर बनती। ठीक है। तो ये जो है हमने अल्लाह की मेहरबानी से लाइव आपने देख लिया कि दिखा रहे थे, मैंने 57 सेकंड के अंदर इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, यानी 18 सेकंड अशारिया 18 उनसे पहले रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, अमेरिकन का रिकॉर्ड। अल्लाह ने इसको आवाम की दुआओं से और पाकिस्तान की जितना हमारे साथ ताउन किया उसका खास तौर पर मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। उसमें सैयद आसिम मुनी साहब जो फील्ड मार्शल है उसकी ताउन से, और जनाब हमारी जो कोर कमांडर 12 कोर है जनाब राहत नसीम अहमद खान साहब, और हमारे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती साहब और DHA कोयटा की ताउन से ये रिकॉर्ड अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी नसीब। और रिवर्स जंप क्या था, ये भी आपने बनाया रिकॉर्ड? 2 बने ना? ये रिकॉर्ड जो दूसरा रिकॉर्ड था ये भी अमेरिकन का था, ये 2014 से है। तो उस पर जो है दुनिया की सैकड़ों लोगों ने ट्राई किया जो उस रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ सका। वो आपकी भाई ने अल्लाह की मेहरबानी से आवाम की दुआओं से भाई ये बहुत ही प्रिसाइज, इसमें आप स्ट्रेट जाते रहे, रिवर्स 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 गाड़ी चलाना इतना मुश्किल है, कुछ सेकंड्स के लिए मुश्किल होता है, और आपका एग्जैक्टली फिर रैंप पे चढ़ना और फिर उसके बाद आपकी बहन जो आपने अभी कहा था कि जो है डाकू सामने आ गया रिवर्स पे, उसने गाड़ी चलाए। मैं तो भाई दुनिया का वही तो मैंने कहा, जो है वो एक स्टार हूँ। वही तो नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि जान बचाने को तो हमसे हो जाता है कुछ, लेकिन आपने पूरी प्रैक्टिस करके इसको इतने सेकंड्स रखना, ये बहुत कमाल की बात है सुल्तान भाई। हाँ, इस कमे में जो रिकॉर्ड का वजाहत करूँ ये भी अमरीकी का, ठीक है, जो अपने आप को सुपर पावर पाकिस्तान में आज मोटर स्पोर्ट की आवाज देखिए, आपने ऐसी बात शुरू कर दी कि आवाज कट कट के आने लगी। कटना लगा, नहीं दोबारा से थोड़ा सा राब्ता करें कि आवाज क्लियर आए सुल्तान गोल्डन भाई की। इसकी तैयारी कैसे की होगी? सही है, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। गोल्डन भाई इसकी तैयारी जो रिकॉर्ड रिवर्स जंप का है ये 2014 से एक अमेरिकन ने भी इस रिकॉर्ड को बनाया था। ठीक है। तो ये जो है आपकी भाई ने, एक आपकी मुसलमान भाई ने जो पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया का है, आज सारी दुनिया मुझे कॉल करे, हमारे जहां जहां दोस्त है वो कहते हैं हम आप पर फख्र करें कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आपने जो अमेरिका जो पाकिस्तान जो अल्लाह की बात अपने आप को सुपर पावर कहते, आज पाकिस्तान की सुपर पावर ने उनकी 2 रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी एजाज है, इस पर करोड़ों अरबों रुपया लगाता है लोग जो है इस रिकॉर्ड को बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस होती है, पूरा प्रिकॉशंस होती है। सुल्तान भाई के बच्चों का ख्याल फैमिली का नहीं आता, फैमिली वाले डर भी रहे हो कि क्या कर रहे हैं आप, कुछ हो ना जाए। बात सुने, वो जो है वो मिसाल आपने सुनी होगी, मुझे तो मैं तो चूंकि शेर शायर तो नहीं हूँ, मगर ये आपने सुनी होगी बात, जो डर गया वो मर गया। एक दूसरी बात ये है, कहते हैं वो इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शेर है, थोड़ा बहुत खाका मुझे याद है, कहते हैं एक आप ये मुखालिफ आवाज से न डरना है, ये तुझे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ हाँ, तो सुल्तान भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, लोगों ने जो कोशिश की होगी उनके साथ हादसे भी हुए होंगे, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें काफी जिससे होता है जो रिवर्स स्पीड का था उसमें गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसमें बगैर मॉडिफिकेशन कोई सेफ्टी किट नहीं होता है, जिस हालात में गाड़ी उसी हालात में हमने उस गाड़ी से इस रिकॉर्ड को बनाया। हाँ, जो रिवर्स जंप है उसमें मॉडिफिकेशन हमने की थी और उसमें सेफ्टी किट भी लगाई थी, मगर एक बात यहाँ मैं वजाहत करूं, अगर आप उस अमेरिकन का रिकॉर्ड अभी चूंकि टाइप लाइव हो रही तो वो जो है रिकॉर्ड आप उसको देखेंगे, उनके साथ चौड़ाई में उसका कम से कम जो है 500-600 फुट चौड़ाई वो ग्राउंड है,
जहां से उन्होंने लैंड किया उसके बाद फिर वहां जो बैरल सेफ्टी किट वो जो ब्लॉक लगी हुई थी उसमें भी उसकी गाड़ी लगी। मैं तो बिल्कुल रोड के साथ रोड पे किया आपने Clean. बिल्कुल ऐसे। क्लीन ये लैंडिंग। रोड के नहीं, साथ तो 20 फुट का सुल्तान भाई, हमारे साथ अभी जो फैसला आपने था, मुझे फिर बात भी अल्लाह ने बताई- मुझे कामयाबी दी। अभी जो आपने बात बताई कि कोई सेफ्टी नहीं थी, एक स्ट्रक्चर गाड़ी का बनता है ना जब रेसिंग में जाती है कि भाई कोई इंजरी ना हो, हेड इंजरी ना हो, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल कार जैसे होती है। रिवर्स नहीं, जो रिवर्स स्पीड में वो नॉर्मल कार थी, जो रिवर्स जंप का था उसमें उसमें सेफ्टी सेफ्टी वगैरह थी सारी। बड़ी ये तो तो वैसे ये और इसमें यहाँ पे एक और भी बड़ी बात मैं आपको वजाहत करूं, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर मेरे बेटे उमर फारूक गोल्डन ने भी जो है दुनिया पहली बार 18 साल की उम्र में जंप कर दिया। अरे वाह अच्छा। माशाल्लाह, सही है। जबरदस्त। और कोई सेफ्टी वगैरह कोई इंश्योरेंस ये होती तरीका है सुल्तान भाई? हाँ, ये भी इंश्योरेंस वगैरह होती है वो कि गॉड फॉरबिड अगर कोई हादसा हो जाए। भाई इंश्योरेंस एक तो माजरत के साथ इंश्योरेंस पहले एक मरतबा जब मैंने 1984 में लाहौर में जम किया था, मेरे पास वो स्टेट लाइफ वाले आए थे, हम आपको इंश्योरेंस करते हैं, आप इतना पैसे दे। मैंने उस वक्त पैसे दे दिए थे, उन्होंने कोई 6 महीने लगा दे मेरे पैसे रिटर्न कर दे, कहते आप इंश्योरेंस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मौत से खेलते हैं, ये हमारी बस में नहीं है। तो मैं तो दूसरी बात ये कि मैं जो है ये जैसे आपने अभी बताया कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती साहब ने मुझे उसके लिए जो है ना वो 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपया तो ऐसे जिस तरीके से नहीं, अच्छा मुझे उनकी 5 मुंह करोड़ में लिखा हुआ जीरा यहाँ होता है। पे सुल्तान भाई, 5 करोड़ लिखा, 5 लाख है, जरा क्लियर कर दें आप। मैं 5 करोड़ मैं नहीं, आवाज के लिए जो आवाज ठीक करें 30 जी, करोड़ एक सेकंड आवाज ठीक करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ, बात है। 5 ये तो करोड़ बहुत बड़ा 5 लाख। जो गार्ड हाँ जी, दोबारा पूछें भाई। सुल्तान भाई, आप 5 5 करोड़ हमें करोड़ वक्त तक उन्होंने पहुंचे। दिया। हाँ, भाई 5 करोड़ की वैल्यू क्या है? एक गाड़ी जिसके लिए इस्तेमाल होता है इसके नहीं लिए नहीं, हमने वैल्यू तो 9 सर मैं गाड़ी कह रहा हूँ 10 इस्तेमाल की भी नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, गिनीज बुक में वैल्यू तो 10, 15, 20 की भी नहीं है सर। आप तो ज़ाहिर है फख्र से बुलंद किया आपने। वैल्यू नहीं है। अभी जो है आपको मैं बताऊं, जो अमेरिकन जंपर ने लास्ट जंप किया था मोटर बाइक का, वो भी नाकाम था। उसको कितना पैसे दे? $6 मिलियन। अगर आप देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इवल की निवल का नाम सुन ले, उसको स्पॉन्सर अगर वो रिकॉर्ड कर जाते तो उसको $18 मिलियन मिलते। नहीं नहीं, प्राइसलेस काम मैं कर रहे हैं कह आप। रहा हूं अभी Priceless जो है मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसने मुबारकबाद दी। जो हमारे सदर आसफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ मुबारकबाद तो से काम नहीं चलता है। आप देखें कि हमने जान पर खेल कर पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में पाकिस्तान का सुपर टावर का ताकत दिखा दिया कि अल्लाह किस तरीके से हमारी साथ है, मदद कर रहा है। जी, जो अनाउंस हुआ था वो 5 करोड़ 5 करोड़ था वो, लेकिन वो बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि विफाकी तौर पर भी बिल्कुल वज़ीर आज़म भी acknowledge करना एक्नॉलेज चाहिए। करें। जी, और बिल्कुल, ऐसे- बगैर कहे। और जरूर करेंगे सुल्तान भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो Thank you जी, बेहतरीन नॉलेज है और अपनी जान जोखिम में डाल के बड़ा मुश्किल ये काम है बड़ा भाई, मुश्किल और काम है। इतने नीटली जो है वो हुआ है कि जरा सी भी गाड़ी इधर उधर नहीं, और लैंड करते हुए भी एकदम क्लीन इसकी लैंडिंग थी। बिल्कुल ऐसे। तो सुल्तान और वो तो गोल्डन मैं भाई इसलिए से वाकई पूछ रहा था, golden वो है। 5 करोड़, वो ये मैं इसलिए से पूछ रहा था कि यार नंबर्स थोड़ा वो हो जाए ना, मैंने 5 क्लैरिटी के लाख भाई बोला 5 लाख तो वो बोले, हाँ इसलिए confusion वरना होगी, but it was 5 5 करोड़ भी ज़ाहिर है उससे ज़्यादा मिलने चाहिए आपको। और बेशक बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौसम की जरा आपको हाँ अपडेट जी, कितनी सर्दी और सर्दी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, ये अभी पता चलेगा ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जब सर्दियां बढ़ती हैं तो शादियों का सीज़न आ जाता है, वहाँ फिर एक मसला कि जब शदीद सर्दियां हैं, दिसंबर के एंड में छुट्टियां हैं, तो शादियां तब होनी है, ट्रैवल तब करना है। लेकिन बताएं भाई कितनी सर्दी होगी पंजाब में? हाँ, ये पता Northern करते हैं ना areas अभी में इस्लामाबाद कितनी? में, लाहौर में, पंजाब में, KPK में कितनी सर्दी होनी है और सिंध में, ये सब हम जानेंगे। हमें DG मेट महर साहबजाद ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया महर साहब, आपने वक्त दिया हमें। बताएं भाई, सिंध से आगाज करते हैं पहले। सिंध में क्या सूरत हाल है सर्दी की? कितना टेम्परेचर मजीद गिरेगा? क्या बारिशें होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल, सिंध में तो अभी तक जो है ना वो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। यानी आज अगर टेम्परेचर देखा जाए ना तो कराची कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर था। ठीक है। अभी क्वेटा वाली हवा जो है ना वो थोड़ी सी कट ऑफ है। बल्कि क्वेटा में भी आज अगर देखा जाए टेम्परेचर तो क्वेटा में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था।
तो ये इतना सर्दियों का टेम्परेचर नहीं है अभी तक को। इंशाल्लाह ये 19 से एक वेदर सिस्टम आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगी जो कि पूरे तकरीबन आप कह लें कि काफी एरिया को इफेक्ट करेंगी, जिसमें कराची में शायद बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन तो हवाओं का असर, हवाओं के जेर असर दर्जा हरारत थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी क्वेटा या उससे आगे जितने हमारे एरियाज हैं वहाँ पे ये अच्छी बारिशें ले जाएगा। यानी आप कह लें कि KPK में जो है शुमाली इलाके जो है हमारे चतराल, गिलगित बल्तिस्तान और ये कश्मीर और मरी, इस्लामाबाद और इवन के लाहौर तक भी बारिश का इम्कान है। पंजाब में भी कुछ इलाके जो है पोल्यूशन में बड़ी कमी आ जाएगी। फिर ये 19 से लेके 22 या 23 तक होगा, 4 दिन है, तो ये इससे एक अच्छी बारिश का इम्कान भी है। और उसमें जो मैंने बताया ना कि एक अच्छा इफेक्ट जो होगा हमारे पोठवार में, आप देख रहे हैं कि जी पूरे सीजन में अभी तक बारिश नहीं हुई थी और लोगों की गंदम, चने और इस तरह की जो फसलों की बुआई थी ना वो काफी मुतासर हुई थी। बाकी जो गंदम बीजी जा चुकी है उसके लिए भी पानी की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना कोई अच्छी बारिश का इम्कान है। लगता है कि जी स्नोफॉल भी होगी हमारे इंतहाई शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पे, मरी में भी शायद बर्फबारी हो जाए और इन इलाकों में। और मार साहब अगर इसको कंपेयर करें पिछली सर्दियों से तो इस दफा क्या कुछ ज्यादा सख्त सर्दियां प्रिडिक्टेड हैं या कम होंगी पिछले साल से? ये देखें, हमने ये 2 महीने पहले हमने एडवाइजरी इशू की थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने ऐसे ही फैलाया हुआ था। असल में मैं आपको बता दूं, ये ऐसे मीडिया जो बन गए ना, आप उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया करें। ये ऐसे ही खबर उठा के लगा देते हैं। तो अभी तक तो हमने बताया था कि दिसंबर तक कोई ऐसी नहीं, उन्होंने तो ये भी बताया हुआ था कि दिसंबर में पता नहीं कितनी सर्दी हो जाएगी। तो अभी तक नॉर्मल ही चल रहा है सिलसिला, कोई ऐसी बात नहीं है। जनवरी में कुछ देखो, ये जब बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे तो फिर तो मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड टूटने का अंदेशा नहीं है। सही, बारिश अच्छी हो जाएगी आजकल थोड़ा। और नहीं, सिंध की बताएं ना, सिंध में क्या होगी या बारिश के बगैर ये सीजन चला जाएगा? सर्दियों की बारिश होनी है सिंध में, कराची में? सिंध में असल में सर्दियों में बड़ी कम बारिश होती है। मैं आपको बताऊं कि सिंध में सिर्फ जो हमारे इलाके हैं, शुमाली सिंध के इलाके जो हैं, सखर या जैकबाबाद, इन इलाकों में बारिश हो जाती है, लेकिन कराची में बहुत कम होती है। लेकिन उसके जेर असर जो है ना, क्वेटा से जब हवाएं शुमाल मगरब की हवाएं चलती हैं तो फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल। और केपी में बारिश का इतना इम्कान नहीं होता बारिश ये हमारे सखर या जैकबाबाद या इन इलाकों तक की। जी मार साहब, व्हाट अबाउट केपी बलूचिस्तान, यहाँ कैसा मौसम है? बलूचिस्तान के जो है ये ज़ियारत या इन इलाकों में क्वेटा में बर्फबारी का भी इम्कान है काफी। यानी क्वेटा में भी टेम्परेचर इसके बाद कम हो जाएंगे। KPK में भी बारिश का इम्कान है। तो इस तरह ये सिलसिला जो है ना कुछ 3-4 दिन जो है ना वो रहेगा और बारिश भी होगी। मरी, सवात, चित्राल, इन इलाकों में, दीर, इन इलाकों में जो है ना ये स्नोफॉल का भी इम्कान है। तो ये मुझे बताएं, मरी वगैरह के लिए और ये गलियात के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई? क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा, मैं यही सोच रही थी अभी कि जब स्नोफॉल होती है इतने लोग आ जाते हैं, मैनेज नहीं हो पाता। एडवाइजरी हम इशू कर देंगे। तो देखें, मैं आपको एक चीज का तो बता देता हूँ कि जी ये जो हमारे ये खूबसूरत एरिया है जहाँ पे बर्फबारी होती है, अब हम टूरिज्म को भी बिल्कुल नहीं करना चाहते कि जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन ये है कि लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा ना फैसिलिटेट किया जाए। अगर वहाँ पे जाते हैं, गाड़ियों की मैनेजमेंट की जाए, लोगों को होटलिंग की फैसिलिटी हो, और दूसरे जो है ना, यानी असल तो ब्लॉकेज जब हो जाती है ना तो फिर काम खराब हो जाता है। जी बस, तो बहुत शुक्रिया जी। एंजॉय करना चाहिए। मैं जी करें, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक चेक और बैलेंस के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अब लेट्स के लास्ट विंटर्स में कितने खौफनाक बिल्कुल ऐसे ही हुए। अब उसमें बड़ा जरूरी है, बिल्कुल सेहत के लिए जाएं जी, अपना आपका मुल्क है, देखें, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ कार्स, जब आपको पता हो कि एक रिजॉर्ट में समझे डेली 2 लाख गाड़ियों की बस कैपेसिटी है, होटलिंग, रिसोर्सेज, चीजें, और ये कि इनके स्नोफॉल शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, तो जी हम इतनी गाड़ियां संभाल लेंगे, रेस्क्यू कर सकते हैं, उससे ऊपर क्यों कोई गाड़ी जाएगी? गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। एक तो ये, दूसरा नोटिफिकेशन टू ऑल ये होटल्स कि इन केस ऑफ इमरजेंसी
स्नोफॉल, गाड़ियां स्टक हुई, तो सबको जो है इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, वरना इनके लाइसेंस कैंसिल हो, इनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, टूरिस्ट के साथ आपने बिल्कुल कोऑपरेट करना है। ये नहीं कि जी अपना गोल्ड दो, अपना ये दो, फ्री में रखें आप। 5,000 का एक कमरा है, आपने देखा कि यार इमरजेंसी है, वही कमरा आप जो है वो 45, 50, 40,000 का दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सारा साल कमाते हैं तो ये नहीं, और ये किसी नहीं की जान पे पड़ी हो, आप उससे पैसे लेंगे, आप उसकी बीवी के जेवर लेंगे, आप कैसी इंसानियत है? देखिए, पानी का मसला हो जाता है वहां पर, खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये पहला तो काम तो इंतजामिया का है कि कितनी गाड़ियां मरी की तरफ जा रही हैं। वो जो आपने कहा ना, बिल्कुल उस तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो कोई पैनिक सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि बर्फबारी का कुछ नहीं पता। तो इतनी बर्फबारी हो गई थी 2-3 साल पहले तो जी। कि एक इमरजेंसी कैफियत बन चुकी थी कि लोग वहां भूखे थे, प्यासे थे, बिल्कुल पानी नहीं था। जाने गई हैं भाई। और ये कि होटल्स ने दरवाजे बंद कर दिए, कितने सारे लोगों ने आने नहीं दिया, इन लोगों को मिली नहीं जो है जो मिलना चाहिए था उनको, प्यार, ख्याल, नथिंग, नो और बर्फबारी में रेस्क्यू कैसे होगा? आप खुद अंदाजा लगाएं ना कि गाड़ियों को कैसे लेकर आएंगे, आप चेन लगाएंगे, कितनी गाड़ियां आप निकाल लेंगे? ट्रैफिक जैम में जो गाड़ियां फंसी हैं, वहाँ के दुकानदारों को, बिजनेस सेटअप्स को, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, सबको नोटिस जाना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको शेल्टर देना है, आपने लोगों का ख्याल करना है, आपने उनसे एक रुपया नहीं लेना। बिल्कुल ऐसे, सारा बिल्कुल साल ऐसे। कमाते हो, कुछ तो ख्याल करो। तो ये बहुत बुरा हुआ था ना, आई थिंक ह्यूमैनिटी के ना उस दिन डेथ हो गई थी, जैसे नहीं, जब हमने गाड़ियों में देखा है ना जिस तरह लोगों की जानें गई, जैसे बच्चों की जानें गई, बर्फ में फंस गए, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरा हुआ। तो खैर उम्मीद करते हैं कि इस बार इस सीजन में, सर्दियों में, इंतजामिया बेहतर तरीके से अपने जो इंतजामात करेगी, ताकि लोगों को और गाड़ियों को प्लीज मार्क करें, कर भी सकते हैं, उसके एक सर्टेन नंबर से ज्यादा गाड़ियों को एंट्री ना करने दे, अलाउ ही ना करे जो मैनेज ना हो सके। एक ब्रेक हमने लेना है, यहाँ पर हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद राइजिंग चाइल्ड का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खेल कूद की बात करेंगे और कूद रहे हैं जी गुस्से से भारत के लोग। उनको लगता है उनके साथ स्कैम हुआ, 12-12 हज़ार रुपए के टिकट लिए इसलिए कि अपने फेवरेट फुटबॉल स्टार मेसी को देखें जो कि इंडिया का टूर कर रहे हैं। ठीक है जी, फुल हाउस, फुल स्टेडियम, कितने मुश्किल से 12,000 रुपए, कोई छोटी बात है। और बच्चों के साथ 3-3, 4-4 लोगों ने टिकट लिए, बच्चों को लेके गया कि जी मेसी को हम देखेंगे और मेसी को नहीं देख पाए तो गुस्सा तो फिर आना है ना। गुस्सा आना है, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं इस तरह नहीं होता ना, ये उनका रवैया नजर आता है हमें। क्रिकेट के ग्राउंड में भी ये नजर आया है हमेशा पहले भी, जब इंडिया हार रहा होता है मैच, पाकिस्तान से हारता है, तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट रवैया उनके क्राउड में भी नजर आ रहा होता है। और वही हमने उस दिन भी देखा, मेसी और जनाब पूरा यानी स्टेडियम उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, सीट्स तोड़ दी, कोई कारपेट ले जा रहा है, कोई कह रहा है कि मैं कारपेट ले जा रहा हूँ कि मेसी को मैंने देखा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, क्या अजीब और अच्छा, और हुआ क्या, मेसी आया तो 20 मिनट भी लोगों के सामने नहीं रहा, उसको घेरे में ले लिया इनके वीआईपीज, पॉलिटिशियंस ने, पुलिस वालों ने, और 500-500 लोग उसके सामने थे, साथ थे, लोगों को कुछ नजर नहीं आया। वो अच्छा, मेसी का भी मूड खराब कि भाई मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं लोगों से मिलने आया हूँ, फैन से मिलने आया हूँ। और इतनी भगदड़ थी और इतनी कंफ्यूजन थी, मेसी के जो गार्ड्स वगैरह थे वो ले गए उसको लेके जाओ, हम वीआईपी से मिलने नहीं आए तुम्हारे साथ। वो अपना ही मोमेंट कैप्चर करने लगे उनके ऑफिशियल्स, यानी वो समझ रहे थे कि ये जनाब फोटो सेशन होगा हमारे साथ ही, हम ही अपने आप को। तो जो आम शख्स 12,000 का टिकट लेके आया हुआ है उसकी कोई औकात नहीं है, तो उसको तो गुस्सा वैसे आना था, आप देखें, आप होना ही था। ये देखें पूरी दुनिया में मेसी और रोनाल्डो के फैंस पूरी दुनिया में पागल हैं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ही है। अच्छा हुआ ये कि अच्छा जब प्रैक्टिस भी यानी कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही मेसी खेल रहा है, ये देखें, उसके साथ ये देखें आप, ये लोगों ने तोड़फोड़ की कि मेसी को तो हमने देखने ही नहीं दिया, हमारे जो वीआईपीज हैं वही जो हैं उसको घेरे में उसको ले लिया था। मेसी लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स। बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है, उनका स्टैचू जो था उसकी भी अनवेलिंग होनी थी, 21 फीट का जो था स्टैचू, वो ऑनलाइन खैर इन्होंने किया। अच्छा, लेकिन दिस इज बिग एम्बैरेसमेंट। और मेसी ने थोड़ा सा जो खेला ना ग्राउंड में, ये भी एक एम्बैरेसमेंट हुई कि उसके साथ जो प्लेयर खड़ा किया उन्होंने, उसको बेसिक फुटबॉल नहीं आ रही थी। अच्छा, यानी इंडिया का वो प्लेयर था और मेसी उसको पास कर रहा है, वो कहीं और पास कर रहा है। ठीक है, कोई इसके लिए तो खैर ये हम मेसी के इवेंट पर भी हमने बात करनी है। अच्छा, और अंडर 19, और ये मेसी के लिए बड़ा मतलब उसको बुरा लग रहा होगा कि यार मेरा एक इमेज है, मेरे हिसाब से आपको सही तरह चाहिए था, मैं क्या आपके वीआईपीज लोगों से मिलने आया था। ये मेसी और रोनाल्डो क्या आएंगे इंडिया? क्या इंडिया में ऐसे फुटबॉल को फरोग नहीं? ऐसा नहीं क्या फायदा, आप किसी को इनवाइट। अच्छा, मजे की बात, जो इनके इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं
उनके ऊपर एफआईआर कट गई है, डिटेन कर लिया। जी जी हाँ, जो उनको तो इस इवेंट की बात करेंगे और अंडर 19 एशिया कप वो भी चल रहा है, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, वो भी हमने बात करनी है। और फिर दोनों मामला पे बात न्यूयॉर्क में भी रूनुमाई हुई है पीएसएल की, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, ऐलान हो गया। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी ने ज्वाइन किया, एंकर पर्सन भी है। याया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। जी आइए। याया पहले मेसी की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि फुटेज भी यही दिखा रहे हैं अभी। ये क्या हुआ है, मतलब आप देखें इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोट यानी दुनिया भर में और पूजा भी जाता है वहां तो मेसी को बहुत से मुल्कों में, वो पहुंचा और आपने ऐसा मिसऑर्गेनाइज बैड मैनेजमेंट। क्या हुआ ये? हुआ ये कि लायनल मेसी जो कि अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान है, दुनिया के माइनास फुटबॉलर हैं, वो इंडिया आए और इंडिया जो है वो उनको अफोर्ड नहीं कर सका और मैस क्रिएट हो गया। और आपने जिस तरह देखा कि ईडन गार्डन कोलकाता जहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी और आपने सारी चीजें बयान कर दी और बिल्कुल जग हंसाई एक के बाद एक इंडिया की हो रही है आलमी सतह पर। और एक उनके लिए बेहतरीन मौका था, दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल उनकी सरजमीन पर आया था। उसको अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सारा मामला सियासत की नजर हो गया और उनके जो सियासी लोग थे उन्होंने सारे एक अच्छे मामले को जो है वो सियासत की नजर कर दिया, जिस तरह आपने बताया, नादिया ने बताया। लेकिन इससे बढ़कर जो इस वक्त इंडिया में बहस चल रही है, अभी आपने मेसी का स्टैचू दिखाया, मुजस्मा, उसके ऊपर बहस चल रही है कि भाई ये मेसी का है या शोएब मलिक का है। सही बात है। लग रहा है शोएब मलिक का ज्यादा लग रहा है। अच्छा अच्छा, सही, बिल्कुल मैंने भी देखा है ना वाकई। कि मेरे ख्याल जो बना रहा था वो शोएब मलिक का फैन होगा। भाई एक जमाने में Why जाहिर है not? Why not? सानिया के साथ जाहिर है शोएब से मोहब्बत होगी नहीं, उनकी और बनाने शोएब वाले एक की, कमाल प्लेयर है उसने कहा कि हमारा। चलो दोनों को ही मैं फैन होगा भाई शोएब मलिक का, व्हाई नॉट। तो ख्यालों में कोई और था और सामने बना किसी और की तस्वीर रहे थे, गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे देखता कोई और है। बिल्कुल या ऐसे ये ही। वैसे इनसे पता स्टैचू में वैसे भी कह रही लोगों से बनते नहीं है। वो याद है रोनाल्डो का बनाया, लग रहा है रोनाल्डो मेल्ट हो रहा है। फिर एक बेकम का बनाया स्टैचू, लग रहा है कि उसको पता ही नहीं था बेकम है या मैं किसकी बना रहा हूँ, जेनिफर लोपेज का स्टैचू बना रहा हूँ। उसने कुछ और ही बना लिया, अपने मामू फूफा की तस्वीर बना दी कोई स्टैचू। ये बनते नहीं है स्टैचू, नहीं बनते, ये सही नहीं बनते, है ना, ये मटेरियल सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक अच्छा मौका था, मेसी इंडिया आए और इवन शाहरुख खान जो है वो लोगों की भीड़ में से उनको जो है वो मिलने के लिए गए और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और लोगों का गुस्सा गम अपनी जगह, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि उन्होंने हजारों रुपए दिए थे एक झलक देखने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से उनके सारे मामला। ये कलकत्ता वही ग्राउंड है ना मेरे ख्याल से, आप मुझे सही तस्हीह कीजिएगा, जहां तेंदुलकर वो पाकिस्तान मैच जीत रहा था तो आग लग गई थी ग्राउंड में, फिर तेंदुलकर ने चक्कर लगाया ग्राउंड का, लोगों को निकाला। ये शोएब अख्तर ने 2 गेंदों पर जो 2 विकेटें ली थी। जी बिल्कुल वही है। तो ये क्राउड क्या कलकत्ता का कुछ ऐसा ही है, कोई वायलेंट सा क्राउड है क्या? देखिए, कलकत्ता में जो है वो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं और मैंने ईडन गार्डन कलकत्ता जब मैं मैच देखने के लिए गया था, इंडिया पाकिस्तान का कवर करने के लिए गया था, तो मैंने कलकत्ता में एक हावड़ा ब्रिज है और जब आप ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं ना ज़ोएब, तो आपको लगता है कि इतनी पब्लिक होती है सुबह कि वो लोग जो है ना आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, इतनी पब्लिक है। और मैंने वहां पर इंसान और कुत्ते को जो है वो सड़क पर सोते हुए देखा है एक साथ। बहुत ज्यादा क्राउड है कलकत्ता में और वहां पर जो है वो जो रिक्शा होता है वो लोग धकेल रहे होते हैं, वो लोग लेकर जो है उसमें आप बैठते हैं और उसको लेकर चल रहे होते हैं, तो बहुत गुर्बत है। ओहो, अच्छा ये सूरत हाल है वहां पर। शोएब मलिक रखे, शोएब मलिक लग रहा है, हम ये पूरे के पूरे शोएब मलिक है भाई। ये तो स्क्रीन पे हमारे आ रहे, सॉरी वही आई है, देख रहे हो स्क्रीन, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ये बात सही है। तो बोलेंगे भैया तोड़ना नहीं इसको, इधर पाकिस्तान भिजवा दो हम एयरपोर्ट में। सही बात है, तोड़ना नहीं, हमें भिजवा दो, तुमने मेहनत की है। अच्छा अंडर 19 में यार क्या हुआ फिर, ये इंडिया ने फिर शिकस्त दे दिया? ज़ोएब कल मैच बहुत अच्छा हुआ और
पिच मुश्किल थी कल, और पाकिस्तान ने जो इंडिया को इब्तिदा में जो है वो अच्छा दबोच लिया था। इस पिच के ऊपर 200-225 रन बहुत थे, लेकिन इंडिया की टीम एक टाइम पर जो है उसके 176-31.3 ओवर में 6 आउट हो गए थे, और वहां से जो है वो कर गए हमारे खिलाफ 240, और अच्छा स्कोर उन्होंने कर लिया। पिच मुश्किल था, फिर बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, 49 पर ओवर इनिंग का मैच हो गया था। अली रजा जो हमारे टॉप क्लास बॉलर हैं, वो थोड़ा सा कल वेवर्ड रहे और इब्तिदा में वो विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन जो बॉलिंग हमारी तरफ से शायाम और अब्दुल सुभान ने की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। जो इंडिया का सबसे मेन बैट्समैन था सूर्यवंशी, उनको बहुत जल्दी हम आउट करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारी टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली लास्ट मैच में। लेकिन बैटिंग 150 पे ऑल आउट हो गए ना, तो बहुत हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो हमारी टीम जो है ना मैनेज नहीं कर सकी, लेकिन आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कल पिच थोड़ी सी मुश्किल थी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी की, और वहां पर एक अच्छा मैच मैं अगर कहूं कि हुआ, और हारे तो हम 90 रन से, लेकिन इतना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। सही, लेकिन प्लेड वेल ना। देखो ये बात है कि आप खेल के हारो जीतो कोई बात नहीं, लेकिन खेलो, परफॉर्म योर बेस्ट। बिल्कुल ऐसे वो खैर नजर आ रहा है हमें वही कि 150 पे आउट हो गए। अब ये आगे 5 साल में यही लड़के खेल रहे होंगे हमारी टीम में, हम ये कहेंगे कि यार बैटिंग कोलैप्स कर गई, और ये नहीं, तैयार हो जाएंगे, खेलने दो ना, प्रैक्टिस होने दो भाई। अच्छा, पीएसएल का अनाउंस हो गया है मार्च में या, और फिर उसकी रुनुमाई भी न्यूयॉर्क में भी हुई। लॉर्ड्स में ऐड करना चाहूंगा, ये जो कल मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया अंडर 19 का, कल एक बार फिर वही हुआ कि उसमें जो है वो हाथ नहीं मिलाया गया, और उसमें एक बार फिर दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आए, टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन कल एक बड़ी अच्छी चीज हुई, और इसलिए खिलाड़ियों को जो है वो मुल्क का सफीर कहा जाता है। हमारे बैट्समैन थे हुज़ैफा कल, जिन्होंने 70 रन स्कोर किए, टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से। एक टाइम पर उनके जो जूते का लेस था या तो वो खुल गया था या तो वो लूज हो गया था, तो इंडिया के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो है उस लेस को टाइट किया, और उसको बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है कि जनाब बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का चाहते नहीं ऐसे करना, लेकिन करवाया जाता है इनसे कि जी हाथ नहीं मिलाने, लेकिन ये पता नहीं उसके साथ क्या होगा। हाँ ये भी है कि उसका क्या असर करेंगे अब इंडिया में, और मोदी सरकार क्या करेगी। ये देखने वाली बात है कि उस बेचारे बच्चे को कुछ बोला ना जाए। सही बात है, हल्के कोई नॉर्मल। अच्छा, पीएसएल की आया थोड़ी सी बात करते हैं ना, इससे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और हम तो टीम्स अभी क्या डिसाइड नहीं हुई, क्या स्केड्यूल अनाउंस हो गया? नहीं ज़ोएब, असल में बिड में है ना, बोली लगेगी, और उसके बाद जो है वो अगली 2 टीमें जो है वो डिसाइड होनी है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में 7वीं और 8वीं टीम कौन सी होगी। और अभी तो अली तरीन का मामला भी सॉर्ट आउट होना है, और होपफुली मुझे लगता है कि ये गर्द जो है वो बैठ जाएगी, और मुझे लगता है कि कहीं अली तरीन ही इस दौड़ में जो है वो शामिल होंगे। कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो न्यूयॉर्क में मौजूद थे रोड शो के हवाले से, उन्होंने बताया कि जनाब मार्च से लेकर मई तक जो है वो पीएसएल का मेला लगेगा, और कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ये भी पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होगा। और फिक्सचर नहीं आया अभी है ना, क्योंकि सारी टीम्स तो उस वक्त आएगा ना जब सारी टीमें बिल्कुल 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 ऐसे। अच्छा, मैचेस जो मैच में वो टीम्स थी वो बिक गई? नहीं, वो यही होगा ना, बिडिंग होगी, तो इसलिए फिक्सचर नहीं आया कि किसका किससे मैच होगा, लेकिन अनाउंस हो गया कि मार्च में इवेंट होगा। हाँ जी, सही है, ठीक है। याया बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें। अब तो खैर क्रिकेट का सवाल आने वाला है, याया बहुत बिजी होंगे भाई, प्लीज आप हमें टाइम जरूर दीजिएगा। ये वर्ल्ड कप की बातें, ये बड़ी बड़ी बातें होंगी। जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और स्पेशली जो इतने एनालिस्ट हैं सीनियर, जो बड़े बिजी होने वाले हैं। तो ये आपकी क्या मसरूफियात है? बस हम 365 पे होंगे, तजिया दे रहे होंगे आपको, एक्सक्लूसिव यही होंगे, हम कहीं जाने नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसे ही फोन भी नहीं उठाने देंगे ज़ोहेब को, ताकि सारी तवज्जो जो है ना साढ़े दिल हमारा कभी टूट रहा होगा, कभी दिल जुड़ रहा होगा, यही हो रहा होगा जी। तो अल्लाह करे मैं भी थोड़ा सा और जल्दी सीख जाऊं क्रिकेट के बारे में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे यासिर से, यासिर नवाज से, गपशप, सेठ दाऊद कहें या मूसा, आप बताएं। मजे की बातें होंगी, हमारे साथ रहिए। क्या बात है जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग तो है, लेकिन जिससे अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ना, इस वक्त इनका चर्चा है कि इनका असली नाम क्या है।
अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो उनको यासिर नवाज के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी टेंशन ये है कि बेटा भी ड्रामे में पूछ रहा है कि डैडी आप सेठ दाऊद हो या आप मूसा हो, तो हम किस नाम से बुलाएं आपको? हैं, कंफ्यूजन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ज़ुहैब, नादिया, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। आप क्या मतलब यंग होते जा रहे दिन ब दिन, और ये हिप हॉप वाले स्टाइल, उल्टा कैप, ये वो। नहीं ये देखे ना, ये क्या वैसे यासिर वाकई तुम्हारा और निदा का कोई खास ट्रेनर है, कोई डाइट न्यूट्रिशन, कोई कुक है, क्या कर रहे हो? यूर एजिंग बैकवर्ड्स बोथ ऑफ यू। भाई हमें असल में आप अपने आप से आप प्यार हुआ है जाके। पहले हम जो है ना छोड़ा हुआ था अपने आप को दोनों ने। अब खैर निदा ने तो नहीं छोड़ा हुआ था अपने आप को, मैंने छोड़ा हुआ था। तो अब कुछ अरसा हुआ है, साल 1.5-2 साल हो गए कि मैं सुबह जिम जाता हूँ 1.5 घंटा और रात में 1 घंटा सवा घंटा वॉक करता हूँ, 6.5 किलोमीटर। तो खाना भी कंट्रोल किया हुआ है, तो चेहरे पे जो ये रौनक और नूर आया हुआ है ना, ये इसकी वजह यही है। और पहले निदा ने आपको यासिर भाई छोड़ा हुआ था वाकई, पकड़ लिया जाता। सीरियसली मुझे कसम खुदा की मजाक नहीं कर रहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं और निदा साथ थे, तो एक खातून आई, बड़ी मासूम सी सीधी सी खातून थी वो। तो मैं और निदा साथ है, निदा ने जीन्स और शर्ट वर्ट पहनी हुई थी। तो मुझे कहती है साल को यासिर भाई कैसे हैं आप, ठीक है? निदा भाभी नहीं आई साथ में, निदा साथ खड़ी है मेरे। मेरा नहीं, वो नहीं आई। ये आपकी बेटी है सिला? अब मैं तो मुंह गायब मेरा, मैं क्या मतलब, बोले ये बेटी है ना आपका? हाँ। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बस उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार साहब अब एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, कंट्रोल करना है और अपनी एज का लगना है। अब मैं अपनी एज का लगने लगा हूँ, तो दानिश साहब ने मुझे बूढ़े का कैरेक्टर दे दिया वाइटर लगा के। सही ये है। अलग मसला हो गया मेरे लिए। तो नहीं मैंने उसमें पहली मरतबा वाइटनर फर्स्ट टाइम लगाया। वाइटनर लगा, और फर्स्ट टाइम मैंने वाइटनर लगाया और फर्स्ट टाइम मैंने नेगेटिव रोल किया, इस लेवल का नेगेटिव रोल किया। इस लेवल पहले कभी का नहीं किया मैंने। अच्छा, और इसमें कई बाल छोटे एकदम हो जाते हैं, जेल में छोटे से बाल हैं एकदम, और फिर उसके बाद बड़े बाल हो जाते हैं, वो कैसे? भाई वो मैंने दानिश से एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो ये फ्लैशबैक वाला पोर्शन है, इसको अगर एंड में ले जाओगे तो मैं बाल शेव करवा लूंगा, क्योंकि मुझे 1 महीने के लिए जाना था यूरोप बच्चों के साथ वेकेशन पे। तो मैं मेरे पास वैसे 1 महीने का गैप होगा, मैं कुछ कर नहीं रहूंगा, तो जरा कैरेक्टर चेंज मिल जाएगा, हो जाएगा। तो दानिश ने और एडी जो असिस्टेंट था, उन दोनों ने मिलकर मेरा काम जो जवानी वाला था, फ्लैशबैक वाला, वो बिल्कुल आखिर में ले गए थे। अच्छा, तो मैंने फिर वो मशीन फिरवा दी। कमाल है। और नहीं, और वाकई रियल उसमें ये नहीं कि फेक कोई मूंछ लगाई या विग लगाई, कुछ भी नहीं, रियल। दानिश टफ टाइम दे रहा है यासिर भाई, दानिश दे रहा है टफ टाइम, क्योंकि आप तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। 10 बजे का मतलब 10 बजे आना है, तो दानिश भी ये कर। नहीं मैंने दानिश तो है सख्त, लेकिन मैंने अपने आप से मैं चेंज हो गया हूँ दानिश के साथ काम करने के बाद। Really? अब मैं आराम से 11 साढ़े 11 बजे शूट करता हूँ शुरू, सुबह जिम जाता हूँ, घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अभी आजकल एक सीरियल कर रहा हूँ, रमजान सीरियल कर रहा हूँ हम टीवी का, MD का। तो मैंने अपना काम ये रखा हुआ है कि मैं 11 साढ़े 11 रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और 9 साढ़े 9 10 बजे तक पैकअप कर देता हूँ। तो ये चीज मैंने दानिश से सीखी है। दानिश कह रहा है क्या होगा, 10-15 दिन काम लेट हो जाएगा, तो बंदा आराम से आए, मजे से काम करे, तो वो कहना सही था उसका। ये अच्छी बात है। ये बात सही है कि रात को भी अगर लेट हो रहा है तो आपको पता है कि सुबह आपकी एटलीस्ट नींद हो जाएगी, जिम हो जाएगा। कभी छोटा भी समझा देता है कुछ बड़े को, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है। अभी यासिर किधर हो आप कहाँ बैठे हुए हो? ये कोई कार्ट है, गोल्फ कार्ट, किधर बैठे हुए हो आप? नहीं मैं जिम से आज आप लोगों की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया, 10-15 मिनट, तो मैं घर पे यूं दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे गोल्फ कोर्स में गोल्फ कार्ट में। अच्छा, ये घर है? नहीं एक घर है और एक छोटा सा गजीबो टाइप की चीज बनी, तो वो वहां बैठा हुआ हूँ मैं। मगर लाइट वाइट अच्छी है ना, प्यारा लगू जरा। यासिर भाई ये ड्रामा तो बेहतरीन जा रहा है, विलन लोग पसंद कर रहे हैं और जबरदस्त पॉपुलैरिटी। लेकिन एक मुझे बताएं कि बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ। अच्छा, ये शायर क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है? या भाई निदा ने भी इसकी जो है वो अपना पहले वजाहत की कि भाई मैं लाइव 15-16 साल से कर रही हूँ, बंदा मिस्टेक कर जाता है। तो इससे पहले बहुत लोगों ने तनकीद की, मैंने भी निदा को कहा, निदा तुम्हें सबको शामिल नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, वो हर एक की लाइफ में आप कोई ना कोई ऐसा टकराता होगा। बिल्कुल। लेकिन सब नहीं है ऐसे। तो वहाँ निदा को भी समझ में आया कि हाँ वो मुझसे मिस्टेक हुई है। निदा ने सॉरी बोला लाइव आके, जो
उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहतरमा जो है उन्होंने फिर आगे क्लास ली, माफी मांगने से कुछ नहीं होता, आपने ये कर दिया वो कर। मैं कहा भाई तो अब एक दफा हो गया, एक दफा कर दी और माफी मांग ली तो खत्म। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे कोई बुरा, इत्तेफाक से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया, जाग गया। नहीं क्यों नहीं, मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस यासिर, कि वाकई अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना, बोलना, ऐसे बहुत प्यारी बात है और बहुत अच्छी बात है। बट ये हो क्या रहा है जनरली, मुझे लग रहा है कितना टॉक्सिक हमारा मीडिया हो गया कि देखो हम तो शो पे बात कर रहे हैं, निदा शो पे बात कर रही है, लेकिन एक मॉरल पुलिसिंग दूसरे आर्टिस्ट की तरफ से जो शुरू हो जाती है, ये पहले तो नहीं होता था अपने अकाउंट। पहले नहीं होता था असल में। वो जो मैंने अंदाजा लगाया ना, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए हैं तो उनको मजा आने लग गया यार, ये डिस्कस हो रहे हैं हम लोग तो, ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये एक है तो बुरी चीज। तो अब आप डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाएं, शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाएं, लोगों की सोच है इस तरह रेलेवेंट रहे। हाँ, तो ये है गलत। नेगेटिव चीजों, देखो मक्खी दानिश मिलास ने आपके शो में कही थी कि मक्खी कौन सी बात बोली थी, मक्खी नहीं जोड़ के जख्म पे बैठती है, वो दानिश ने बोली थी, हमारे शो पे आया था। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा सुनते हैं फैमिली स्लोगन बनने वाला है मक्खी जो नहीं, बिकॉज देखिए ना यासिर, मैं कहती हूँ देखिए आप शो पे जब बात कर रहे हैं ना, अब मैं रिव्यू कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप वहाँ बिठाए गए हैं, आपका एक काम है, लेकिन पर्सनल जब आप अपने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, अपने पर्सनल पेज से किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, अपना पॉइंट देते हैं, दैट इज पर्सनल। सही बात, क्या बनना बोले इसके बारे में पर्सनल। अब लोग, मुझे अभी मैंने बताया ना कि लोगों को डिस्कस होना है, लोगों को, कुछ लोगों को शौक होता है कि हम जरा, और एक तो देखिए तनकीद होती है, एक होता है ग्रजेस लगता है, वो बात करने में लग रहा होता है कि पुराने कोई ग्रजेस है जो निकाले जा रहे हैं। हाँ ये भी है, ये लगता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात ये सही नहीं है, मैं तो चाहूंगी सभी इससे जरा ना आप ना ही दूर ही रहें ऐसी चीजों से। मॉरल पुलिसिंग जो आप खुद से कर रहे होते हैं, जो जॉब अपनी कर रहे हैं उनको जॉब करने दें, और वो जिनका मामला था वो हल भी कर लिया, फिर तीसरे को कोई मसला डजंट मेक सेंस। अच्छा, उनके भी वो वीडियोस आ गई, वो कितना खुश हुए आप देखें। हाँ, वो जब माजरत की तो उन सब ने जो है ना वीडियोस अपलोड की कि भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं शो पे ही पहले बोला था, मैं कहा निदा का इतना बड़ा दिल है ना, उसको लगेगा वो एक्सक्यूज भी कर देगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, शी इज ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो हमने तो ये पहले ही बात की थी उससे, और मुझे पता था इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, अब वापस ड्रामे की तरफ आए, मुझे बताएं आपको मूसा बुलाऊं या सेठ दाऊद? छुपा क्यों रहे हो? है जुआरी? मुझे मूसा जुआरी क्यों छुपा रहे हो? मूसा जुआरी, हाँ, ये हाशिम नदीम साहब जो है ये वो छुपा रहे हैं, मैं नहीं छुपा रहा। और खैर ड्रामे का ओवरऑल रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है, अमेजिंग, बहुत अच्छा, अमेजिंग। और जितना दिल से नादिया तारीफ करती है अहमद अली अकबर की, मैं सोच रहा था काश मेरी भी तारीफ करे नादिया। सब पे आप ही की तारीफ है, जो आपने कर छोड़ा है ना, तो टाइम भी तो, काम भी तो देखो जो आया है। उफ, मैंने लाइव पर्ची लगा दी मैंने। नहीं, ये मैं सच बता रही हूँ। एक तो हमने 10 एपिसोड से रिव्यू नहीं किया, मैंने जो अभी काम देखा मैंने कहा तो यही है भाई, इस दफा गेम पलट गई है, गेम पलटी थोड़ी सी। हाँ, मतलब यासिर का काम आया है ना, तो 10 मिलियन व्यूज आ गए एक दिन में। सही बात है। बस देखो ये हम पता है बचपन के दोस्त हैं, क्या बात नादिया। हाँ बिल्कुल, हमने बचपन में काम किया एक सीरियल में, छोटे ही थे नादिया हम, बिल्कुल छोटे, नादिया से बड़ा ही हूँ मैं, फिर भी छोटा था बहुत। नादिया बहुत छोटी थी, नादिया छोटी थी बहुत। सही है, नहीं, और आप भी छोटे थे, बहुत गलतियां भी हो गई होंगी, बच्चों से हो जाती है। नहीं, और मैं कहती हूँ मुश्किल तरीन ड्रामा था जिंदगी का, मुझे जो हीरो बताया गया, यासिर का नाम बताया गया, और जब मैं शूटिंग शुरू हुई तो पता चला डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर था वो हीरो बन गया। क्या बात है। मैं कहा नहीं, वो अलग था। और वो कॉलेज वाला बॉय बन गया। पता है मुझे एक चीज अभी तक मैं डिकोड नहीं कर सका, आपने जो सोशल मीडिया की बात की ना, हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं या फिर हम चाइना के मामलात की बात कर रहे होते हैं, नीचे जो सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं ना, वो आते हैं किंग फिरोज खान। ये क्या है? ये नहीं समझ आता मुझे यार, ये मुझे भी, खैर चलो किंग है वो, लेकिन अब मैं भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं भी कुछ करूं ऐसा दोस्तों। हमें भी ऐसे फैंस चाहिए यासिर को। मैं नादिया से पूछता हूँ, नादिया बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के मामलात की, ठीक है, बात हो रही है इकोनॉमी की, सही है, नीचे चल रहा है किंग फिरोज खान। ये फिरोज से पूछो, ये इसके फैंस और इसकी सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? टीम बड़ी जबरदस्त है।
अरे ये मुझे नहीं पता, ये नादिया खुद बताएगी, मुझे नहीं पता वो हैंडल कर रहा है या वाकई कोई जेन्युइन फैन है। हाँ, उसके हाँ, फैन तो genuine हैं, भी फैंस हैं। तो बहुत हैं। नहीं उसके नहीं, genuine देखो fans तो सोशल हैं, मीडिया but आपका जो टीम है मैनेज करती है, पिक्चर्स अपलोड करना, ये करना, तो जो वो मैनेज कर रहे हैं बड़ा अच्छा करते हैं। बिल्कुल, चलो अच्छा रेलेवेंट करते हैं, टॉपिक को तो serious। बात हाँ। समझ आती है। तो और फैंस वाकई सच्ची हैं, फैंस ऐसी धमकियां देते हैं, आपकी सोच है। अच्छा, Serious मुझे बताया कि जब निदा ने आपसे कहा कि भाई अंबानी की तरह पहले दौलत इतनी कर लो, फिर कर लेना दूसरी तीसरी, तो इसका मतलब आपने फिर ये जवाब दिया होगा फिर ना ही समझिए। ना ही समझे, ऐसे ही है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अंबानी बनने की, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं नहीं यासिर, लेकिन ज्यादा ये सब बस, हाँ सॉरी, बताओ ये सब क्या, मैं कहा सब मस्ती मजाक होती है भाई, कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, सही बात कुछ है, लोग बिल्कुल। सीरियस हो जाते हैं, हाँ। कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं, जो कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो मेरा वही हिस्सा है, मैं गरज रहा होता हूँ ऐसे ही मस्ती मजाक में, बरस नहीं सकता। नहीं, असल में वो एक मुझे साहब पता हैं, वो 3 दफा बरस चुके हैं। फुल मार्क्स टू यू जी भाई। हाँ, वो आज घर जाके इसलिए- ताजी रोटी मिलेगी और गाना भी ताजा मिलेगा। ऐसे ही है। तो अच्छा, कौन सा बरस चुके हैं आज ये? एक साहब, आप तो बोल रहे हो ना, एक साहब तो बरस भी चुके हैं 3 दफा, इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। अच्छा, हो भी सकता है, बड़ी बात है यार। हाउ बड़ी ही बात मैनेजेस, है मुझे। गॉड नोज। अच्छा, मुझे बताएं जी, डायरेक्शन। तो- हाँ, क्या मुझे तो निदा इस तरह के साहबों से मिलने भी नहीं देती है ना? मिलना भी नहीं इन साहबों से, हाँ, कि जो कान में जो है वो कोई इस तरह की बात डाल दें और तुम कुछ स्टेप उठा लो। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं 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 बीवी नहीं। का हाँ, क्या प्यार करें? होता है। भाई अच्छा, आपका माशाल्लाह अब डायरेक्शन सही की बात रास्ते में करें। चल रहे हैं आप, सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं सब, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जब बेगम बच्चे एक जवान हो, हो जाते हैं ना, नेक हो, तो फिर यही होता और है। क्या चाहिए। अच्छा, ये बताओ यासिर, ये कि डायरेक्शन एंड एक्टिंग किसमें ज्यादा मेहनत है, किसमें ज्यादा फन है और किसमें ज्यादा पैसा है? देखिए, अब तो मैं डायरेक्शन में भी रहा हूँ, एक्टिंग में भी रहा हूँ। अब एक्टिंग तो हलवा है, हाँ, अब एक्टिंग तो हलवा है। आप आ रहे हो सेट पे 12 बजे 2 बजे, जनरेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, लोकेशन वाला तंग कर रहा है, फला चीज है नहीं है, वो एक्टर का इश्यू ही नहीं है, मसला ही नहीं है, वो काम करेगा चला जाएगा, सुकून। डायरेक्टर को टाइम पे काम भी खत्म करना है, डायरेक्टर को प्रॉब्लम भी देखनी है, लोकेशन वाले के मसले भी देखने हैं, टीम भी टारगेट पूरा करना है। डायरेक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी नहीं बल्कि काफी मुश्किल है। और अब मैं जैसे ये सीरियल कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। ये जो भी रमजान सीरियल है, तो वो डबल टेंशन उठा रहा हूँ मैं इसमें। हाय, हाँ ना, मैंने डबल टेंशन, क्योंकि मैं डायरेक्ट और एक्टिंग मैंने टोटल, ये तीसरा सीरियल है मेरा। इससे पहले नादानिया किया था, और उसके बाद मैंने किया था चुप रहो सजल के साथ, उसमें भी एक्टिंग डायरेक्शन, ये तीसरा है। नादानिया से मुझे मुझसे याद है ना- यासिर भाई, नादानिया तो शुरू कर दे दोबारा, इतना ही जबरदस्त सिटकॉम था यार। हाँ, वो मिस करते हैं सब। मसला ये है जोहेब कि हम तीनों एक कहते हैं ना, एक म्यान में नहीं रह सकते हम तीनों, मैं दानिश निदा, क्योंकि मैं एक्टिंग डायरेक्शन दोनों कर रहा होता हूँ तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इनको मेरा वो पेन नजर नहीं आता दोनों को। तो सेट पे बड़ी बदमजगी होती है, अब कर कॉमेडी प्लेयर है और थोड़ी देर पहले मेरी और दानिश की बदमजगी हो गई, अब करना कॉमेडी है, तो ये बड़ा इशू होता था हमारे लेकिन लिए बड़ा मिस नादानिया के करते हैं सेट लोग, पे। बहुत मिस करते हैं लोग तो उसको। नादानिया मैंने जबरदस्ती बंद करवाया है उसको, मैं कहा भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा ये अब आगे। तो वो तीनों का साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और यासिर वैसे भी और- व्हेन यू आर ऑन द सेट, तो आप एक गुस्से वाले डिसिप्लिन पसंद डायरेक्टर हो या कूल चिल? या मैं अपनी तारीफ करूं, या मसला ये कि मैं अब मैंने अपना को चेंज किया है। मैं पहले था जरा गुस्से वाला और कूल चिल, तो दानिश को देखता हूँ वो बड़ा ठंडा रहता है, मसला नहीं है उसका। लेकिन अब मैंने अपना, वैसे ही बता रहा हूँ, दानिश को देख के मैंने ये सीखा है कि आपको क्या होना है, 10-15 दिन काम आगे हो जाएगा, इस गुस्से से क्या होगा, आप बीमार होगे, तो बेहतर है सुकून से काम करो, तो टेंशन लेने की जरूरत गुस्सा नहीं किस है। चीज पे आता था एज अ डायरेक्टर, जब दूसरे एक्टर्स के साथ आप काम करते थे, किस चीज पे Timing आपको गुस्सा किस चीज पे आता है? अच्छा, एक्टर पे कम आता था गुस्सा, ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि एक्टर ऐसा, मेरे साथ किसी ने ऐसा कोई तंग नहीं किया, कोई इशू नहीं हुआ। ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती थी, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ उस लेवल के प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे यहाँ जिस तरह का होना चाहिए। तो कोई ना कोई भंड हो गया, मसला हो गया, कभी सेट पे कुछ चीजें जैसे प्रॉप्स चाहिए, प्रॉप नहीं पहुंचा, या कोई जो भी जो प्रोडक्शन के लोग होते थे ना, तो वहां मेरा गुस्सा होता था। तो अब वो एक्टर समझते थे कि हम पे भी कर रहा है गुस्सा, गुस्सा आया हुआ है। जैसे उचना ने मुझे कह दिया था लास्ट सीरियल में कि आपको देख के पता नहीं क्यों डर लगता है, अभी आप कुछ कह देंगे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। तो वो overall फील set आती पे है बस। किसी और को कहता है, वो एक्टर को किसी और को सेट पे कह दिया तो एक्टर समझता है यार ये हमें भी ना कह देगी कुछ। लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया है। मैंने जिम जाने के बाद मैंने कहा जब
आप अपनी पूरी बॉडी चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज से, तो माइंड क्या चीज, दिमाग क्या चीज है, उसको भी आप अपने आप को कूल कर सकते तो हो। बस फिर इतना कूल हो मैंने गया तो अपने फिर आप को- इसका मतलब है अलीज़े शाह के साथ फिर काम करने के लिए तैयार है। क्या है? पता नहीं कहाँ से उठा के ज़ुहैब- लाया है ज़ुहैब, कहाँ से ज़ुहैब रिसर्च बहुत करके लाया शरीर हो अल्लाह। गया है। बहुत शरीर हो गया ज़ुहैब, बहुत ये शरीर हो ईमान गया से कसम मैं तो से। खुद घबराती हूँ अब इससे। नहीं अलीज़े जो है वो मेरे बच्चों की तरह है। मैंने जो उसके लिए कहा वो मुझे नहीं, नाम लेके नहीं कहना चाहिए था, साफ बात तो ये। मुझे बाद में उसका अफसोस भी हुआ। अब सेट पे मसले मसाइल होते हैं, तो मुझे मेरी गलती है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीज़े इस बात को समझेगी और मुझे माफ भी करेगी कि मैंने गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तो बड़ा पन है ज़ाहिर है आपका। यासिर अच्छा मूवीज की को बात, ज्यादा ही बदल गया नहीं। हाँ देखे ना, पेशेंस बहुत ही वो एक्सरसाइज से और आप अपने एज You're right. के साथ ना, तो वो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। सही बात है, सही नाम नहीं लेना चाहिए था। अच्छा ये तो जो मैंने गलती मूवीज की और बन रही पहले भी एक्सक्यूज कर चुका हूँ मैं। सही यासिर भाई, जो मूवीज बन रही है मुझे बताएं कि ये अब नीलोफर पे भी बताएं अगर देखी आपने, और धुरंधर पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। कैसा धुरंधर को देख के क्या? हाँ तो मैंने दोनों मूवीज नहीं देखी। नीलोफर तो देखूंगा मैं, लेकिन अभी इत्तेफाक से दोनों नहीं देखी। सही है, हम देखें, मैं तो इंडियन न्यूज भी देख रहा होता हूँ, अक्सर नजर से गुजर जाती है, मूवीज देख रहा होता हूँ। हम लोग बहुत मैच्योर हैं, हम समझदार हैं। मैंने जो अंदाजा लगाया, हम पाकिस्तानी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे अवाम हो, हम लोग शेर को देखा आपने, जब जंगल में जाए कहीं जाए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, वो सुकून से बैठा होता है। अगले बोल रहे हैं बोलने दो, अगले आपको टारगेट कर रहे हैं करने दो। तो हम वो शेर हैं जो सुकून से बैठा हुआ है, आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो करना था वो कर दिया, और आगे आओगे तो हम उससे डबल करके दिखाएंगे। बेशक। तो हमें हल्का ना लो। तो आपको जो बोलना है बोलो, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि बस हम मैच्योर हैं काफी। हम मुल्क छोटा है हमारा, आबादी कम है, लेकिन हम समझदार ज्यादा हैं। इनकी जो मीडिया में जो ऑब्सेशन है फॉर पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टोरीज, कैरेक्टर्स, ये क्या है? और वो चलती भी हैं फिल्में। देखें, वो बिजनेस है, ये सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनको पता है पाकिस्तान को बुरा बोलो, पाकिस्तानियों को बुरा बोलो, हमें बुरा बोलो, तो हमारे लोग ड्रामे भी देखेंगे, न्यूज भी देखेंगे, फिल्में भी देखेंगे। मुझे आप हमारा ड्रामा स्ट्रांग है ना, उनकी फिल्म स्ट्रांग है। मुझे कोई एक सीरियल बता दें जो हमने उनको बुरा भला बोला हो, कोई गालम गलोच की हो, या हमने कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट उठाया, हम नहीं करते इस तरह। बिल्कुल। तो मैं वही समझता हूँ कि हम लोग काफी मैच्योर हैं। और आप लोग ये समझदार देखें हैं। कि उनका जो एक्टर है अक्षय खन्ना, अरसे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे उसने वो पाकिस्तानी कैरेक्टर बन के एक्टिंग की तो हिट हो गया। खुद कह दिया उसने कि हिट हो जब गया, मैं हीरो आता था कोई पूछता नहीं था मुझे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ विलन, इट्स अबाउट बीइंग अ पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले करने से। विलन से नहीं हुआ, विलन भी उसने किया है, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर से मतलब कमाल है भाई साहब। तो ऐसी तो है ना, यही तो मसला है कि हम वो पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान को बेचते हैं, हिट होते हैं, चार और खड़े हो जाते हैं कि यार हमें भी कास्ट करो, हमें भी इस तरह लो। अभी आप लास्ट देखे सनी देओल कौन सी फिल्म थी? तो मैंने नहीं देखी, वो जो गदर 2, वो भी गदर। अब वो साहब घर बैठे हुए थे, गदर 2 आई, वो फिर जिद्दा हो गए। हाँ जी। बॉबी देओल, खैर बॉबी ने तो इस तरह की नहीं की फिल्म हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग इनका कारोबार है, बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह लें। सही। ये परचून की दुकान है, आटा चीनी बेचते हैं, हिट होते हैं, बिकने दो। वैसे मूवी को बनाने का इरादा है आसिफ भाई? अभी आपने कुछ हिट मूवीज दी हैं और एक दो और हैं, बाकी तो सिनेमा। हाँ, वी मिस योर मूवीज। मूवी कहाँ, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल, अब कब शूट पे जाता हूँ वो देखें। सही है। कोई जर्नलिस्ट की स्टोरी है? किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी तो नहीं है? नहीं, मैं कॉमेडी करूंगा। मैंने जो अंदाजा लगाया, मैं कॉमेडी मूवी करूंगा। हमारे यहाँ लोग लाइट मूड फिल्मों को पसंद करते हैं, मैंने तो ऑडिशन देता मैं। या थोड़ा सा जरा इंडिया के भी फैक्ट्स थोड़े से दिखाएं अपनी फिल्म में, वो भी हम देखना चाहते हैं। यार ज़ोएब, जितनी अच्छी कॉमेडी आप कर रहे हो, शायद भी कर रहा हूँ। अभी जर्नलिस्ट छोड़ दो। चलो ऑडिशन ले लो, यासिर इसका ऑडिशन ले लो, इसका ऑडिशन ले लो। फारूक रिंद ने भी इनको ऑफर किया था। बस सही है। नहीं, मैं ऑडिशन तो आमने सामने बैठ के लूंगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या मजा आएगा? सही बात। फिर अपने गांव की बात करेंगे हम। सही है। सही है ना? गांव की बात कहाँ से? कौन सा गांव? खैरपुर मिरस।
अच्छा नहीं, मैं तो हैदराबाद साइड से, हम लोग तो अच्छा हैदराबाद एक ही बात है ना हैदराबाद यासिर से भाई, वही अच्छा norms यासिर, है। तो करीब बताएं है। यासिर जरा अपने बेटे के बारे में बताएं, वो भी माशाल्लाह यूएस से जबरदस्त जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्म ही पढ़ रहा है फरीद, राइट? तो वो भी डायरेक्शन में फरीद आ रहा है, अभी हमने इसको अवार्ड्स पे तो देखा माशाल्लाह। अब आगे उसका क्या प्लान है भाई? फैमिली में एक और डायरेक्टर, डायरेक्टर, हाँ उसको शौक डायरेक्शन साइड का है, उसको मैं कहता हूँ एक्टिंग की तरफ ट्राई कर लो, अगर पास नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये पर्ची चलती है, लेकिन पर्ची एक हद तक चलती है हमारी बिल्कुल। एक्टिंग में स्पेशली। ट्रू, मैं ट्राई कर लो, उधर अपने आप को सेट करो, जिम शिम जाओ, बनाओ बॉडी वॉडी बनाओ, कुछ करो, एक्टिंग में ट्राई कर लो, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्शन साइड तो है, मैं डायरेक्शन में तुम पढ़ रहे हो माशाल्लाह, तो उसको शौक नहीं है एक्टिंग का फिलहाल, तो कहता नहीं मुझे एक्टिंग करनी नहीं है, मुझे डायरेक्शन में आना है। और सिला तो फैशन वो- में जा रही हैं, और जो छोटे हमारे बलाज सिला। हैं वो क्या चाह रहे हैं भाई? वो पता नहीं, उसका अभी फिलहाल कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो एनिमेटर बनना चाह रहा है, वो तो कह रहा मैं एनिमेशन साइड पर आऊंगा। अब पता नहीं है, वो तो छोटा 10-11 साल का है, वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। लेकिन सिला और फरीद, सिला फैशन में और फरीद जो है फिल्म मेकिंग में आ रहा है, तो अब देखें क्या होता है। ये तो बच्चे आज की जो जेंजी है ना, हाँ ये समझ से बाहर है, है ना, हर ये चीज समझ पे से थे बाहर है। लाइक पता नहीं, पता नहीं देखेंगे यार, देखेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलना है, कभी कभी वो फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग उन्हें पसंद आ जाता है, तो ऐसे ही है ना। अच्छा ये अवार्ड्स का भी वैसे सॉरी बताएं। वैसे मैंने एक चीज अंदाजा लगाया, लाइफ को अगर आप ऑटो पे छोड़ दो ना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग में आने का या डायरेक्शन में आने का, मुझे बनना था डॉक्टर, मेडिकल में जाना था, मैं हो नहीं पाया मेडिकल में एडमिशन, मैं आ गया एक्टिंग साइड पे। उस वक्त पीटीवी था और प्राइवेट कुछ चैनल आए थे, तो ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही इस साइड पर आ गया। तो लाइफ को ऑटो पे छोड़ देना सही चाहिए, बात है। बिल्कुल ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना। यासिर मुझे बताएं Let's कि go दो on. एक्ट्रेस अब award की बात कर रहे हैं। हमारी दो एक्ट्रेसेस अभी नजर नहीं आ रही, नीलम मुनीर जिनके साथ बहुत काम किया आपने और जबरदस्त एक्ट्रेस, तो क्या आप कोई ड्रामा ले रहे हैं उनको, क्योंकि फैंस मिस कर रहे हैं उन्हें? सना जावेद भी अभी इनका तो मुझे नीलम से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट दुबई एयरपोर्ट पे, इत्तेफाक से मैं एक ही फ्लाइट में थे, मैं, निदा, नीलम, हम बाहर से आ रहे थे। तो वो कर रही है एक्टिंग, शायद वो एक्टिंग कर रही अच्छा है, दोबारा भी वो करेगी। उसने अब वो ब्रेक चल दिया हो, लेकिन छोड़ा नहीं है फील्ड को। अच्छा। जो नीलम ने मुझे बताया कि मैं अब ब्रेक ले रही हूँ, छोड़ा नहीं है। नीलम आएगी एक्टिंग में, दोबारा आएगी इंशाल्लाह। और सना भी और सना का मुझे नहीं पता, सना से मेरी बात नहीं, मुलाकात नहीं हुई, काफी टाइम हुआ, आएगी, आना चाहिए। ट्रैवल कर रही होती है भाई ना, बेहतरीन आपने बिजी है वो। इंटरव्यू दिया है, और ये 22-23 मिनट बिल्कुल इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलेगी, और कुछ ये नहीं और होगा। ज़ुहैब के सवालों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। Full मैं marks ज़ुहैब को लेके कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा, यही कंट्रोवर्सी निकलेगी। सही है, ओके। नहीं रमजान प्ले में बुलाओ ज़ुहैब को, कमाल एक्टर है, कमाल। थैंक है यू, ना, एक्टर कमाल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू यासिर, डिटेल सुकून से टाइम दे के मजे की बातें हुई। चले जी, अब बिल्कुल क्लोजिंग करनी है हमने। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।